गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का जो क्लास है साउंड का लास्ट चैप्टर है, साउंड का बेसिक में हम लोग लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक जो चल रहा था इसमें बहुत सारी चीज समझने को था, है ना। साउंड का बेसिक, साउंड मतलब आपका ध्वनि, बेसिक पार्ट था ध्वनि, उसमें आपका ये लास्ट मतलब बेसिक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो लगा है ध्वनि तरंगों का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन, परावर्तन को हमको जानते हैं किसी भी चिकनी सरफेस से टकरा कर वापस एक एंगल बनाते हुए मुड़ जाना परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो बस साउंड का भी वैसे ही रिफ्लेक्शन होता है ना। अगर मेरा साउंड सामने जा रहा है तो वो उससे टकरा कर वापस आएगी, ठीक है, वापस आएगी, उसको ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब दो ध्वनि तरंग दो भिन्न माध्यमों के मध्य स्थित किसी पूर्णतः दृढ़ अथवा अपेक्षाकृत कम दृढ़ सीमा से टकराते। पूर्णतः दृढ़ मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से उस तरफ आवाज ना जाए, उसको बोल रहे हैं। और या तो कम, कि मैं इस तरफ बात कर रहा हूं उस तरफ उस दीवार को उस तरफ भी चला जाए, है ना, तो वो कम दृढ़ कहलाएगा। टकराती है तो ध्वनि तरंगों का कुछ भाग अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस आ जाती है। देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये साउंड की अपना ये पिक्चर से पता चल रहा है कि यहाँ से ये एक मेन है, वो जो साउंड निकाल रहा है, चिल्ला रहा है जोर से। ठीक है, तो ये जो है वो जाने वाले जो रेस है, ठीक है, जाने वाला रेस यहाँ से टकराया, टकराने के बाद जो है क्या हुआ, एक रेस जो है जो वापस जो है तरंग जो है वापस मुड़ के वापस उसी को सुनाई दिया। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन। जाने वाला ये जो है, ये ब्लैक वाला जो उधर था वो जाने वाला था, ठीक है, उसके बाद ये आने वाला रेस रेड वाला। ठीक है, तो इस तरीका से कोई भी साउंड जो है टकरा कर क्या होता है, अपने मूल स्थान वापस उसी जगह पर वापस आ जाता है। टकराया, वापस साउंड सुनाई दिया, वापस आया, रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कुछ भाग अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस आ जाता है, कुछ भाग उस सीमा पर अवशोषित एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब जहां पर भी है टकराया वो एब्जॉर्ब कर लिया। ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ये लाइट लिखा है, साउंड है कहलाता है। वापस मुड़ के अपने मूल स्थान पर आना, बस यही है रिफ्लेक्शन। जैसे कि कुएं की आवाज, अब कुएं है, पानी से भरा हुआ है, उसमें आप गड्ढा है, कुएं में पानी है, ठीक है, आप चिल्लाइए, आपका आवाज वापस आएगा, एकदम प्रैक्टिकल। ठीक है, कुएं में आप जब आवाज लगाओगे ना ऊपर से तो वापस आता है, हेलो बोलोगे तो उसमें से आएगा हेलो हेलो, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका आवाज आता है, कुएं का आवाज। कुएं में हेलो 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 बार बार नहीं आता, एक ही बार आएगा, है ना। हेलो बोलोगे तो हेलो आएगा वापस, तो ये साउंड है। और जैसे आप हेलो बोल रहे हैं और बार बार आ रहा है, हेलो बोलेंगे एक बार ना तो 3-4 बार हेलो 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 ऐसा सुनाई देता है, वो कहलाता है इको, जो अभी आएगा अपना पार्ट, है ना, अपना पार्ट है। तो ये साउंड जो है कुएं की आवाज में आप साउंड करो, ऊपर से भरा हुआ होना चाहिए पानी, कुछ गड्ढा होना चाहिए, उसमें आप आवाज करोगे, साउंड आपको सुनाई देगा। ये आपको स्पष्ट प्रैक्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ, यहां पर ध्वनि तरंगों का अपवर्तन दिया है। क्या दिया है, तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए यहां पर है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलित हो जाना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। देखिए हम जिस तरीके से लाइट का अपवर्तन देखे थे, प्रकाश का अपवर्तन देखे थे, क्या था, एक माध्यम था एयर और दूसरे माध्यम था वाटर, जो है डेंस माध्यम, थिन माध्यम। यहां से जैसे गया इस तरीके से तो क्या होता था, डेंस में गया तो झुक जाता था, लाइट था, वो प्रकाश का अपवर्तन था। ठीक है, ये वाटर था, ठीक है, इसमें गया ना, डेंस में गया तो झुक गया, डेंस से एयर में गया मतलब थिन में गया तो क्या होगा, दूर हट गया, ये लाइट में होता था। अब यहाँ वही चीज क्या क्या हो रहा है, माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलित हो जाना, ध्वनि का अपवर्तन। अब ध्वनि का रिफ्लेक्शन होगा, है ना, तो ध्वनि का अपवर्तन माध्यम से घनत्व पर निर्भर करता है, इसलिए भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन होता है। इसका पिक्चर आपको दिखाता हूं, ये दोनों का पिक्चर, ठीक है। तो देखिए यहां पर है आपका कोई एयर है, ठीक है, आपका जो देख रहे हैं यहां पर किस तरीके से है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन का साउंड जो है नीचे में अगर है आप लोग, ये देखिए
नीचे में पनडुब्बी दिया हुआ है, लेकिन आप एक इंसान को डुबा दीजिए थोड़ा देर के लिए, जब एरोप्लेन जा रहा था उसी टाइम इंसान यहाँ पर नीचे में है, तो साउंड में है क्या, इस यहाँ पर जो इंसान है उसके अलावा इसमें कुछ कम सुनाई देगा? बिल्कुल कम सुनाई देगा। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये होता है ध्वनि का रिफ्लेक्शन। और दूसरा चीज, एक पिक्चर और ये बोला था कि क्या है, गर्म माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। तो ये देखिए कूल एयर है, ठंडी ठंडी हवा है, और ये जो है गर्म हवा, ठीक है, गर्मी वाली हवा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये गर्म वाट इससे ये जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा, मतलब क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्शन अलग होता है। देखिए आपको कम ताप, ये भी डिपेंड करता है, यहाँ दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो दोनों माध्यम, अगर ये गर्मी है वहां टकराएगा तो उसका फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी आपका ये है। अभी आपका नेक्स्ट उदाहरण क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल, वायु की तुलना में पानी में आवाज कम आता है, तो वही बताया, इसमें वायु है, पानी में जो भी रहेगा उसको कम आवाज सुनाई देगा। ये किसका कारण है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का है, ठीक है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक सुनाई देती है। आप दिन भर क्या होगा, हवा जो है क्या होता है, हवा जो है सघन विरल रहता है, हवा जो है एयर जो है क्या रहता है, विरल रहता है, मतलब क्या रहता है, पूरा पूरा घूमता रहता है। और जब रात होता है तो हवा जो है, एयर जो है डेंस हो जाता है, सघन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक सुनाई देती है। हम एक कीड़े का भी आवाज जैसे सुनते हैं, रात को 2 बजे उठ के देखिए, आपको कीड़े का, दूर कीड़े का आवाज भी सुनाई देगा। ट्रेन है जा रहा है तो उसका स्पष्ट आवाज सुनाई देगा। तो ये बिल्कुल होता है, ये प्रकार क्या है, ध्वनि का अपवर्तन के कारण। घड़ी की सुइया की आवाज रात में सुनाई देना, आप देखे होंगे घड़ी का भी टक टक का आवाज सुनाई देता है, तो ये इसी वजह से होता है, ठीक है। ताप के गर्म हो जाने के कारण हवा का दिन में विरल और रात में सघन हो जाना, वही चीज बताया, रात में सघन हो जाता है, हवा मोटे परत बना लेता है, इससे क्या होगा, जो भी साउंड होगा ना स्पष्ट चला जाता है, ठीक है। और जब विरल होता है ना तो वो साउंड को जाने में दिक्कत होती है, इस वजह से सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट है आपका ध्वनि तरंगों का विवर्तन। तो पहले आप डेफिनेशन देखिए कि क्या होता है ध्वनि तरंगों का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जब ध्वनि तरंगे अवरोधों, ऑब्स्ट्रक्शन से समाप्त नहीं होती और न ही वापस जाती है, बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, यही मुड़ा ध्वनि जो है तरंगों का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक रूम में है, आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे, आपका एक पिक्चर है, यहाँ पर कोई साउंड किया, ठीक है, यहाँ पर साउंड कर रहा है, यहाँ का एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी जिल है, यहाँ जैक है, 2 आदमी है यहाँ पर, यहाँ से इसने चिल्लाया, डायरेक्ट ऐसा चिल्ला रहा है वो सोच के कि मैं इधर कोई है खड़ा है पीछे उस तरफ, तो मैं उसको डायरेक्ट क्या करूंगा, चिल्लाऊंगा ना तो वो मेरे को सुनेगा। लेकिन मेरा साउंड यहाँ से नहीं गया, मेरा साउंड कहाँ गया, खिड़की से होते हुए गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो साउंड है ना, ये चिल्लाना ये ऐसा चाहता था, इधर खड़ा था, पता था, तो ये दरवाजा है यहाँ पर, एक रूम में ये था, एक रूम में किनारे में ये है, तो साउंड क्या करेगा, ऐसा जाके उसको सुनाई देगा, है ना। तो ये होता है विवर्तन। ये छेद था, ठीक है, दरवाजा में छेद है, दरवाजा है तो दरवाजा तरफ से होके साउंड जाएगा, ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये जाके ऐसा मुड़ेगा, ऐसा कुछ तो मुड़ेगा ही, लेकिन कुछ जो है क्या होगा, सीधा दरवाजा से पार होकर उस तरफ सुनाई देगा। ये होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, विवर्तन के कारण ही हम दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को नहीं देख सकते, किंतु उसकी आवाज सुन सकते हैं। साइड वाले कमरा में कोई है, बैठा है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन उसका साउंड हमको सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, दरवाजे से होकर आ जाता है, खिड़की से होकर उसका साउंड आ जाता है। रूम से दूसरे रूम में आवाज का जाना, तो यही है आपका, इस रूम से दूसरे रूम में आवाज का जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका तरंगों का विवर्तन। नेक्स्ट है आपका अनुनाद, रेजोनेंस। ये क्या होता है, तो आप देखिए इसको परिभाषा के रूप में क्या लिखा गया है, किसी कंपन कर रही वस्तु पर उसी की फ्रीक्वेंसी, उसी की आवृत्ति का बाह्य बल लगाया जाए। कंपन कर रही वस्तु मतलब कोई आपका ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी कंपन करती है ना, उस पर और बाह्य बल लगाया जाए तो उसके कंपन का आयाम अधिक बढ़ जाता है। आयाम मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अब समझ में आ गया होगा कि क्या है आयाम। तो इस तरीके से ऐसा जा रहा था ना ये, अब ये ऑलरेडी चल रहा है, जैसे कि एक ट्रेन, एक बस चल रही है, कहां पर चल रही है, रोड में, है ना। रोड में ऑलरेडी मतलब या तो हम ये रोड है, इस रोड में आपका गाय बैल वगैरह चल रहे हैं ऑलरेडी,
अपने पैरों के जो भी है कंपन से हो रहा है वो रोड में, है ना। और यहाँ पर पुल आ गया, पुल आ गया, पुल में पूरे गाय बैल ऊपर में है, चल रहे हैं अपने पैरों के उससे, एक क्या बन रहा है उसमें, कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है पुल में। और यहीं पर एक सेना का टुकड़ी को आके दौड़ाया जाए, सेना के टुकड़ी का आवाज जो रहता है ना, उसका कदम ताल जैसे बोलते हैं, पैरों का आवाज से पुल टूट जाता है, प्रैक्टिकल घटना, ठीक है। जैसे कि आपका फिर से अगर इस तरीका से कोई घटना होती है, जैसे कांच के घर है, मतलब कोई घर है जिसमें खिड़कियां लगी हुई है, खिड़कियां लगी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी कंपित है और बिजली के कड़ाके से वो क्या होता है, कांच चटक जाता है। ये किस कारण से होता है, रेजोनेंस के कारण, उन्नाद, बिजली और गड़गड़ाहट के दौरान खिड़की के कांच का कंपन होकर टूट जाना। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑलरेडी उस कंपन में वाइब्रेट मोड में है और उसी टाइम गड़गड़ाहट हो गया तो वो कांच चटक कर गिर जाता है। सैनिक के टुकड़ी का पुल पार करते हुए पुल का क्षतिग्रस्त हो जाना। तो ये दो कारण जो है ना, किसके कारण होता है, रेजोनेंस के कारण। अब ये इस तरीके से इसका इमेज है, मतलब क्या होता है, पहले से जो भी आपका वाइब्रेशन था, है ना, पहले से जो भी वाइब्रेशन इसमें था, जिस तरीके से भी लगा रहा होगा, वाइब्रेट हो रहा था, ठीक है, वो वाइब्रेट के बाद बीच में और एक वाइब्रेट जो जल्दी जल्दी वाला जो वाइब्रेट आ गया, एक वाइब्रेशन जो धीरे चल रहा था, फ्रीक्वेंसी जो धीरे मोड में था, धीरे चल रहा था, ऐसा उसमें ऑलरेडी चल रहा था, उसमें क्या हो रहा था, उसका एम्पलीट्यूड जो भी था, ठीक है, उसमें चल रहा था। और ये जो वस्तु में जहां चल रहा था ना, वो वाइब्रेट हो रहा था, ऑलरेडी हो रहा था, उसी बीच सेना के टुकड़ी को इसमें दौड़ा दिया जाए तो वाइब्रेट जो है जल्दी जल्दी हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, वाइब्रेट जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये कारण, इसके कारण जो पुल है, जो जहां वो कंपित वस्तु है, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, वो कहलाता है रेजोनेंस, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रतिध्वनि, इको, ठीक है। प्रतिध्वनि क्या होता है, इको क्या होता है, तो जब ध्वनि जब किसी सतह से टकराती है तो वह उसे टकराकर प्रवर्तित हो जाती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि जैसे किसी भी ऐसे चीज, जैसे कि पहाड़ है, कोई पहाड़ है, दूर में जाकर आप फिल्म वगैरह में देखे हैं कि उसमें क्या होता है, सुनाई, मतलब वो उसका आवाज रिपीट आपको सुनाई देता है। एक बार आप हेलो बोलेंगे तो वहां से 3 बार आएगा, हेलो 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 हेलो, तो ये क्या कहलाता है, इको। अभी आप माइक में आप देखो इको सिस्टम लगाते हैं, है ना, आप जो सिस्टम लगाते हैं उसमें इको सिस्टम लगाया जाता है। माइक कैसे पकड़ते हैं, हेलो, तो 3 बार आता है हेलो हेलो हेलो, है ना। तो ये ही है इको सिस्टम, जो वापस आपको क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करके, परावर्तित करके वापस सुनाई देता है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं या इको कहते हैं। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए परावर्तक तल, जहां पर तल है, जहां से अपने को सुनना है ना, तल ध्वनि स्रोत से कम 16.6 मीटर, ये एग्जैक्ट है 16.6 मीटर, लेकिन लगभग 17 मीटर लिया जाता है। 17 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए तो उसका आवाज स्पष्ट सुनाई देगा। हेलो ऐसा बोलेंगे तो वो वापस आएगा हेलो हेलो हेलो, है ना, स्पष्ट सुनाई देगा। तो उसकी दूरी कितना होती है, 17 मीटर, 16.6 मीटर बताया गया। ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकंड 0.1 सेकंड तक रहता है। कोई भी ध्वनि जो आता है ना, वो 1/10 के उसमें रहते, 0.1 सेकंड तक हमारे कान में रहता है, उसके बाद वो आप ही आप मिट जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पर इको का एक पिक्चर लगा हुआ है, क्या है ये देखिए, इको, ठीक है, मैन साउट प्रोड्यूस साउंड, मतलब एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना। और ये ओरिजिनल साउंड था जो जग गया, वहां से टकराकर रिफ्लेक्टेड साउंड जो आया, है ना, ये है इको, वापस उसी को सुनाई दिया। हेलो बोल रहा है तो वापस से हेलो सुनाई दिया, तो ये जो है इको कहलाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इमेज में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो भी जहां पर से आए, जैसे कि पहाड़ों, फिल्म वगैरह में देखे हैं, पहाड़ों वगैरह में जो आता है, एक बार चिल्लाता है हाथ फैला के इस तरीके से, तो वापस से उसका सुनाई देता है ना। तो ये इस तरीके से आपका इको आप देखे होंगे। नेक्स्ट है आपका डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। क्या होता है डॉपलर प्रभाव, तो देखिए यहाँ पर है एक ट्रेन, ट्रेन की आवाज का आने व जाते समय क्या होता है, ज्यादा कम सुनाई देना। जैसे आप एक आदमी यहाँ पर खड़ा है ना, ये ऑब्जर्वर है, मतलब ये आदमी खड़ा है, देखिए, और ये भी आदमी खड़ा है, ठीक है। अब यहां से जो है ना, ये जो सोर्स है आपका ट्रेन है या एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को लगाया गया है यहाँ पर, लेकिन मैं ट्रेन बता रहा था। ट्रेन से जैसे ही आवाज, जैसे ट्रेन ये आदमी से दूर चला गया तो इसका क्या होगा, ट्रेन सायरन जो है, एम्बुलेंस का सायरन जो है कम सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। और जैसे ही इस आदमी के नजदीक पहुंचेगा, या तो ये वापस इसको इस तरह से नजदीक आते जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा सुनाई देगा।
आप समझ सकते हैं इसको, ट्रेन का आवाज जैसे ही जाता है ना, दूर जाता है ना, तो क्या होता है, कम सुनाई देता है, नजदीक आता है ज्यादा सुनाई देता है। ये कारण क्या है, तो डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ट्रेन से आते हुए या जाते हुए आवाज का कम सुनाई देना। एक ट्रेन आ रहा है और कम आवाज आ रहा है, ट्रेन आ रहा है ज्यादा आवाज सुनाई देगा, हमको क्यों सुनाई देगा, डॉपलर इफेक्ट है ये। ठीक है, जा रहा है, जाते हुए ट्रेन, पीछे खड़ा है वो, है ना, ये जा रहा है तो ये पीछे खड़ा है, तो इसको क्या सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। लेकिन इसको जो सामने खड़ा है ना, उसको ज्यादा सुनाई देगा। ये क्लियर है, आपका जो है ना, ये जा रहा है ना, तो पीछे हो गया, तो इसको कम सुनाई देगा, और ये सामने वाले को ज्यादा सुनाई देगा, क्योंकि सायरन एम्बुलेंस लगाते हैं सामने वाले के लिए लगाते हैं ना, कि आपका साइड दे दें। ठीक है, एम्बुलेंस आ रही है, उसको साइड दो, जल्दी से निकलेगा, इसलिए सामने वाले के लिए उसको ज्यादा सुनाई देता है, लेकिन जस्ट उसके पीछे है उसको कम सुनाई देता है, कारण है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका शोर, नॉइस किसे कहते हैं। तो इसमें एक है, कोई पिक्चर नहीं है इसमें, शोर के बारे में आपको जानना है। शोर है जो ध्वनि हमारे कान को अप्रिय लगे उसे शोर कहते हैं, बिल्कुल समझते हैं, नॉइस है। शोर प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, शोर जो हमें परेशान करे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव डाले, शोर प्रदूषण कहलाता है, नॉइस पोल्यूशन कहलाता है। शोर प्रदूषण के कारण, शोर प्रदूषण के निम्न कारण हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं शोर होने का, मोटर गाड़ी की आवाज, हमारे मोटर गाड़ी से जो भी आता है उससे क्या होता है, आवाज होता है, वही हमारा शोर का कारण है। फटाके, मशीन, फैक्ट्री की आवाज, फटाके की आवाज, अगर फटाके यहाँ पर फूट रहे हैं तो वो शोर है एक प्रकार का। ठीक है, मशीन की आवाज, फैक्ट्री की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, निर्माण में लगे मशीन की आवाज, कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां पर बहुत सारे मशीनों से क्या किया जाता है, निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, उसके बीच से हमको क्या निकलता है, नॉइस निकलता है। शोर प्रदूषण के नुकसान क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सुनने की क्षमता में कमी, हम लगातार उस बीच में रहेंगे ना, तो हमारे श्रवण क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, सोने में दिक्कत होगी, बिल्कुल रात को अगर काम चल रहा है तो हम सो रहे हैं आजू बाजू में, तो सोने में दिक्कत तो हो गई। एकाग्रता में कमी, आप ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा, मतलब हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आपके नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, बचाव कैसे करेंगे, तो यही सारे चीज को क्या करें, कम करें। क्या करें, आपको ये वाला को कम करें। बचाव क्या हो सकता है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, बचाव आप इसी में से कर सकते हैं। मोटर गाड़ी की आवाज, मतलब आप क्या करें, दूर, है ना, रोड ऐसा प्रवर्तित करें कि गांव सिटी से दूर आपका किनारे रहे। फटाके, है ना, फटाके कम फोड़े, या फोड़े भी ना तो दूर फोड़े। ठीक है, मशीन फैक्ट्री की आवाज, फैक्ट्री सिटी से बाहर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लाउड स्पीकर की आवाज, तो इसको लिमिट में बजाया जाए, है ना, समय पे बजाएं लेकिन लिमिट में बजाएं, पूरी सिटी में ज्यादा नॉइस ना हो। निर्माण में लगे मशीन की आवाज, तो निर्माण कार्य में जो भी मशीन होते हैं उसको देख के समय पर ही वो करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शोर का बनता है। ठीक है, नॉइस। चलिए अगला है आपका, क्या दिया है, अगला में आपका एक ईयर का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब है यो है कान, कान के बारे में भी क्वेश्चन आता है, कान जो है किस तरीके से ईयर का है। तो देखिए यहाँ पर आपका कान, कान का कुछ संरचना होता है, आंतरिक भाग होता है। तो ये देखिए 3 भागों में बटा होता है, बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। ठीक है, 3 भाग, 3 पार्ट में बटा रहता है ना। बाहरी कर्ण को आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, ये नाम है। तो देखिए आउटर ईयर जो है ना 3 भागों का बना होता है, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। और मिडिल ईयर जो रहता है वो मेलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 प्रकार के हड्डी है बस ये, है ना। और जो क्रम से होते हैं एक जैसे है, तो शुरू क्रम में अभी मैं दिखाऊंगा। इनकस, स्टेपिस, ये सबसे कठोर हड्डी है, हमारे शरीर का सबसे कठोर हड्डी जो होता है ना, स्टेपिस इसी को बोला जाता है, कठोर हड्डी। मानव शरीर का सबसे कठोर हड्डी कौन सा है, सबसे कड़ा सख्त वाला, तो ये स्टेपिस है, एकदम जनरल नॉलेज वाला, 1 रुपया वाला में आता है ना। तो देखिए यहाँ पर अब जो है इनर ईयर है, कॉक्लिया नर्व, ये श्रवण तंत्रिका, ये पूछा जाता है ना। श्रवण तंत्रिका हमारे नर्व जो होती है ना, वो कहाँ पाई जाती है, तो इनर पार्ट में पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूं इसका पिक्चर। ये देखिए इस तरीके से है आपका पूरे कान का इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आउटर है, मतलब बाह्य कर्ण है, बाह्य कर्ण। ठीक है, उसके बाद इनर पार्ट, इनर पार्ट में 3 हड्डी हमने देखा, ये पहला वाला हड्डी था। ठीक है, ये दूसरा वाला था, देखिए, अब ये तीसरा वाला था।
तो ये देखिए आपका ये स्टेपिस है, दूसरा वाला इनकस है और पहला वाला जो है मेलियस है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 हड्डी है, क्रम से रहता है। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो होगा वो इनर पार्ट होगा, वो है आपका मेन जो है कॉक्लियर नर्व, कॉक्लिया के नाम से, जो एकदम क्या होता है ये नर्व बनाता है ना, यहीं पर ही आपको सुनने के बाद आपको पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होता है, ये जाता है आपका वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटे थे। आउटर पार्ट को हमने क्या क्या बोला था, पिन्ना, पिन्ना, तो पिन्ना है यहाँ पर, ये देखिए एक पार्ट है पिन्ना, दूसरा ऑडिटरी बुल्ला लिखा है, ऑडिटरी कैनाल है ये, ठीक है, और तीसरा जो था एक ठो था वो आपका क्या था, ईयर ड्रम। तो यहाँ पर आपका ये जो ड्रम है ना, ये वाली भाग, ठीक है, ये वाली भाग जो ईयर ड्रम, आखिरी ये ड्रम है, ये वाला जो है ईयर ड्रम है आपका, ईयर ड्रम। ये यहां तक आपका पूरा बाह्य कर्ण आता है, ठीक है, यहां तक जो है पूरा पार्ट जो आएगा वो बाह्य कर्ण आएगा अंदर तक, ठीक है। तो ये आपका सबसे आउटर पार्ट जिसको हम लोग छूते हैं, ये देखिए ये वाला जो भाग है वो हमारा क्या है, आउटर पार्ट जिसका पिन्ना है, ठीक है। दूसरा जो ऑडिटरी कैनाल, ये कैनाल जो बना हुआ है ये आपका पूरा है, जिसमें हम लोग सफाई करने के लिए कुछ भी डाल के सफाई करते रहते हैं ना, तो वो जो घुसता है वो। और ड्रम जो है ना, ये आखिरी वाला भाग है, जिस पर आखिरी में तेल डालते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, हमको पता चल जाता है, वहीं अंतिम पार्ट जो रहता है वो आपका है कौन सा, ईयर ड्रम, ठीक है, ये बाह्य कर्ण कहलाता है। दूसरा में 3 हड्डी जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, ये आपका मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस का जो है ना ये इनर ड्रम से बाह्य कर्ण से टच होता है, उसके बाद लास्ट स्टेपिस होता है ना, वो जो है आपका कौन सा, तीसरा वाला पार्ट इनर ईयर से कनेक्ट रहता है। तो ये हो गया आपका 3 हड्डियों का समूह जो है आपका स्टेपिस, जो है इनमें से सबसे कठोर जो है आपका हड्डी है, सबसे कठोर, ठीक है। अब देखिए यहां से ये यहाँ का चला गया इनर ईयर में। अब इनर ईयर, ये जो पिंक वाली जो भाग है, ये वाली भाग जो है आपका इनर ईयर है, ये वाली भाग आपका इनर ईयर। इसका मेन जो है पार्ट वो है कॉक्लिया, ठीक है, यही आपका क्या है, श्रवण करने का जो है ना मेन पार्ट है, कॉक्लियर नर्व जिसको बोलते हैं, श्रवण तंत्रिका, श्रवण तंत्र, इसको पूछा जाता है ना, श्रवण तंत्रिका किस में पाया जाता है, कहां पर स्थित होता है, तो आपका इनर ईयर में स्थित होता है। तो इस तरीके से आपका इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, कौन से पार्ट में क्या है, कितने पार्ट होते हैं, तो ये इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।